गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम लोग लेके आ रहे हैं 3 अंक वाले जो क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे 3 अंक। और आई होप आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, 2 बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर है। बताइए एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 आवेश है, 2 बिंदु आवेश है, एक है आपका 9e और एक e है। तो यहाँ पे e का ले रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं प्लस 9e का ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। मैक्सिमम जो आंसर कभी भी दिया होता है तो वो आपका छोटे वाले आवेश से दूरी दी हुई होती है आंसर। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही जो छोटा आवेश हो वहीं से लेट करें कि यहाँ पर संतुलन में रहेगा, यहाँ पर संतुलन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लेट कर रहे हैं कि जो Q आवेश है उसको x दूरी पर यहाँ रख देने से जो आवेश Q है वो क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा, है ना, पूछ रहा है संतुलन में। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है a। तो अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी a माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी, क्या जाएगी, a माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर ये आवेश है, अब इस आवेश पर ये वाला फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, ये वाला आवेश फोर्स लगा रहा होगा इस पर इस तरफ, तो ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए, F1 व F2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी संतुलन की स्थिति में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, F1 निकालेंगे और F2 निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिएगा, माना स्मॉल प्लस e आवेश से x दूरी पर आवेश q रखने पर आवेश संतुलन में रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने x मान लिया। अब क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो F1 निकाल लो। F1 क्या जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन r²। इसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको स्मॉल के मैं लिख ले रहा हूँ। Q1 कितना है तुम्हारा e, Q2 कितना है तुम्हारा q अपॉन r कितना है तुम्हारा x क्यू होल स्क्वायर। ये हो गया F1। अब क्या, इसके बीच में Q व 9e के बीच बल, यहाँ पे लिख सकते हो आप E व Q के बीच बल। ठीक है, चलिए F2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, F2 हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r²। तो कितना हो जाएगा, स्मॉल के Q1 कितना है, स्मॉल Q है, और Q2 कितना है 9e अपॉन r²। r कितना है a माइनस एक्स की होल स्क्वायर। संतुलन की स्थिति में क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 भाई, है ना, सिंपल सी बात है। कोई भी वस्तु संतुलित है, उसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों बलों का परिणामी क्या हो, 0 हो। ठीक है, या फिर दोनों बल क्या हो, इक्वल हो, अपोजिट हो, तो वस्तु क्या रहेगी, संतुलन में रहेगी, या फिर वो आवेश क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो F1 बराबर F2, पुट द वैल्यू ऑफ F1 F2। तो स्मॉल के E इंटू क्यू अपॉन x² इज इक्वल टू के क्यू 9e अपॉन a माइनस एक्स क्यू होल स्क्वायर। के क्या हो गया, कट गया, e और e क्या हो गया, गया काम से, q और q क्या हो गया, गया काम से। 1/x² इज इक्वल टू 9/a माइनस एक्स क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेट कैलकुलेट करो तो जाएगा 1/x क्यू होल स्क्वायर। 9 को हम 3 स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं a माइनस एक्स क्यू होल स्क्वायर। यहाँ पे सारे स्क्वायर हटा दीजिए, तो 1/x इज इक्वल टू 3/a माइनस एक्स। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, x को उधर लेके जाइए तो 3x और प्लस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना, a
तो 4x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/4, यानी a/4 डिस्टेंस पे, कहाँ से, E वाले से a/4 डिस्टेंस पे जो आवेश अगर हम रख दें, कौन सा Q आवेश रख दें, तो Q आवेश क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो कर लीजिए आप लोग फटाफट, हटा दो। चलिए हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में, पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए आप लोग, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, E एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी स्थिति हम मान ले रहे हैं कि ये साम्य से थीटा एंगल पे है। कहाँ पे है, साम्य से थीटा एंगल पर है। ठीक है, अगर साम्य से थीटा एंगल पर है मान लीजिए, तो इस पर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा F इक्वल टू QE, और इधर लगेगा फोर्स F इज इक्वल टू QE फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई पूछना है तो हम मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक माना गया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। क्षेत्र से थीटा एंगल की कोणीय स्थिति में है, या फिर क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, ये लोग आप, ये जो माना साना है आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, जर्नी की मेरी सेम लैंग्वेज आप यूज़ करें। ठीक है, थीटा कोण पर क्या है, स्थित है। ठीक है, अब इस पोजीशन की बात करें तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। क्या काम करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। किसकी वजह से, इस QE और इस QE की वजह से, यानी जो ये प्रत्यानयन बल युग्म बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या करेगा, बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो थीटा कोण पर इस स्थिति में द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करेगा, तो इसको है ना, किसको, तो द्विध्रुव को, ठीक है, डी थीटा कोणीय विस्थापन के लिए इस बल आघूर्ण के विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत जो बल आघूर्ण है
वो क्या है, बल आघूर्ण है, वो कितना है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, है ना, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब क्या करना पड़ेगा हमको, डी थीटा, यहाँ मैंने बोला ना कि कोण इसके विरुद्ध वाह्य कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापन के लिए कृत कार्य, तो क्या जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू टाउ इंटू, यहाँ पे भाई कोणीय विस्थापन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग डी थीटा रख लेंगे, बल आघूर्ण गुणे डी थीटा, यहाँ पे रख दीजिए डी ओमेगा डब्ल्यू, तो यहाँ पी ई साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा, ये हो गया आपका पी साइन थीटा। हमको करना क्या है, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, θ1 पोजीशन से θ2, क्या चीज़, θ1 पोजीशन से θ2 कोण घुमाने में, मान लो ये θ1 है और θ1 से θ2 कोण घुमाने में, ठीक है। तो द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति में लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगा देंगे, कहाँ से, θ1 से θ2, क्योंकि हम लोग कहाँ से, θ1 टू θ2, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको बाहर निकालो तो W इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, पी बाहर ले लो और θ1 θ2 साइन थीटा इंटू कितना, थीटा। इसको करोगे तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, बताइए, कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट θ1 से θ2, लिमिट कितनी है, θ1 से θ2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, PE, अपर लिमिट कितना है, कॉस θ2 माइनस में, माइनस लोअर लिमिट कितना है, θ1, तो माइनस कॉस θ1, ये हो गया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा PE, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आगे ले लो तो प्लस कॉस θ1, ये माइनस से पीछे कर दो तो कॉस θ2, तो ये क्या आ गया, ये आपका वर्क डन आ गया, किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण घुमाने में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, यदि द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, यानी अब θ1 कितना हो जाएगा, θ1 साम्य में, साम्य का मतलब ये ऐसे, तो θ1 कितना हो जाएगा 0 और θ2 कितना हो जाएगा थीटा, तो रख दे यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1 माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी फॉर्मूला। अगर साम्य है तो साम्य से किसी भी एंगल में थीटा 30 45 किसी भी एंगल पे घुमाने में जो कृत कार्य होगा वो कितना होगा, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। नोट डाउन कर लें, क्लियर है, हटा दो।
जो 3 अंक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी आता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा, अगर डाल पाया तो डाल दूँगा मैं, ठीक है, बिकॉज टाइम तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो वैद्युत फ्लक्स आई हैव डिस्कस इन द शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शायद डिस्कस कर चुका हूँ, या फिर आई थिंक जो डिस्कस कर चुका हूँ। तो वैद्युत फ्लक्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और अगर क्षेत्रफल वेक्टर ए और ई के बीच का एंगल थीटा हो तो फ्लक्स कितना होता है आपका ई इंटू ए कॉस हो जाता है। तो सिंपल सा है, आप लोग कर लीजिए, उसमें मैं क्या बताऊँ, ठीक है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए स्थापित करते हैं। ये क्या है, वैद्युत ध्रुव है, ये क्या है, इस पर -q और इस पर क्या है +q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 12 है, कितनी है 12 को। यहाँ बीच में क्या है, ये a है, ये क्या है b है, ये पॉइंट कितना है o है। इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस कितनी l है ना, अगर लंबाई कितनी है 12 है तो l हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करेंगे, इसके कारण निकालो विभव और इसके कारण विभव निकाल कर ऐड कर देंगे, है ना, बीजगणित योग कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ लेट कर लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है। आगे लिख सकते हो कि जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, वह उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल 12 है, उसको इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा चलो, तो जो कि -q व +q आवेश से मिलकर बना है, वह इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसके कारण निकालो, ऐसे कारण निकालो, ठीक है। तो पहले +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो V1 = स्मॉल k, मैं कर दे रहा हूँ, स्मॉल k Q अपॉन R। अब यहाँ R के स्थान पे ये BP लेंगे, क्यों, इसके कारण निकाल रहे हैं, तो दूसरी चाहिए, BP चाहिए हमें, तो BP। अब चूंकि BP है किसके बराबर, जो BP है ये हमको तो पता नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, ये पूरा R पता है, R में से ये L माइनस कर दो, भाई ये डिस्टेंस पता है हमको, ये R पता है, R में से अगर ये L माइनस कर दे
तो ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा नहीं, ये दूरी कितनी होगी r माइनस एल होगी। तो बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू आर माइनस एल। क्लियर है। अब तो ये वैल्यू प्राप्त कर दो, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल के क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्लियर है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू स्मॉल के, अब यहाँ पे माइनस क्यू विद साइन अपॉन, यहाँ से दूरी कितनी जाएगी AP अपॉन AP। चलिए AP निकालते हैं। तो AP की बात करें तो ये AP है, तो ये तो पता है R। अगर इस R में हम ये L जोड़ दें तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, यानी R प्लस L हो जाएगी। यानी वी कैन से दैट बिकॉज AP इज इक्वल टू R प्लस L, सो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R प्लस L। ये V2 हो गया। अब द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विभव निकाल लो। तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कितना है तुम्हारा, ये है के क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस के, ये माइनस में होगा तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक है। के कॉमन ले लो, क्यू कॉमन ले लो, बचेगा कितना, अब 1 अपॉन आर माइनस एल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो के क्यू ब्रैकेट में यहाँ पे आर प्लस एल माइनस, ये आ जाएगा तुम्हारा आर माइनस एल बटे में कितना, इन दोनों का आपस में। ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में r प्लस एल, बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अपॉन ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू के क्यू इंटू एल कितना हो जाएगा 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या जाएगा के 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है। अब बिकॉज P बराबर कितना होता है, 2Q लेते हैं, है ना। P बराबर कितना है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। अब यह कंडीशन लगा देंगे, इफ़ R इज ग्रेटर देन L, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा L स्क्वायर का मान नगण्य लेने पर, किसी तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल के P अपॉन 0 करो तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया विभव का। एक द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विभव का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। नोट डाउन कर लें आप लोग। हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े, क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 विभिन्न संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 विभिन्न संधारित्र है ना, तो 3 विभिन्न संधारित्र ले लो। एक संधारित्र ये ले लो, उसको
दूसरे संधारित्र से श्रेणी क्रम में करें संयोजित कर लीजिए, ठीक है। फिर उसको एक सेल से संयोजित करके उसको हम V विभव के कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर C1 है, ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C3 है। 3 संधारित्र ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। चूँकि यहाँ पर चार्ज जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब में समान। यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पे क्या माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। किस वजह से, प्रेरण की वजह से। पहले ये चार्ज होगा प्लेट, इसके प्रेरण की वजह से ये होगा, फिर उसके बाद इसके प्रेरण से ये, तो है ना। तो प्रेरण की वजह से यहाँ पे चार्ज होंगे, और चूँकि सब श्रेणी क्रम में है इसलिए इन पर समान आवेश क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन चूँकि आपका जो धारिता है वो अलग है, संधारित्रों की धारिता क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए इनके विभव भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, है ना। सॉरी, V3, V2 V3 क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है, ठीक है। क्या है, C1 C2 C3 है। किसी है बैटरी द्वारा विभव है ना, विभवांतर बैटरी द्वारा श्रेणी क्रम में संयोजित की गई है, ठीक है। क्लियर है। तो श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो सब पे क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में प्रेरण के कारण C1, C2 व C3 में आवेश क्या होंगे, समान होंगे, किंतु धारिता, यहाँ पे ऐसे करो, संधारित्र लिख लो कि कारण संधारित्रों पर आवेश क्या होंगे, समान होंगे, किंतु जो विभव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि उनकी जो धारिता है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, विभवांतर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। तो माना C1, माना क्या, यदि कर लो, यदि C1, C2 व C3 के विभव है ना, के विभव V1, V2 व V3 है, ठीक है। या संधारित्र नहीं, यदि संधारित्रों के विभव क्रमशः ये है, तो क्या जाएगा तुम्हारा, V इजक्वल टू द Q बाई C। तो V1 इजक्वल टू द Q अपॉन C1 और V2 इजक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, Q अपॉन C2 और V3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, Q अपॉन C3, ठीक है। ये हो गया। अगर हम तुल्य विभवांतर की बात करें कि यहाँ से विभवांतर वो कितना है, V है, ठीक है। यदि तुल्य विभव V हो तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस कितना, V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे,
यदि इनकी तुल्य धारिता कितनी हो, सी, यदि संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो, सी हो, तो Q इजक्वल टू V इजक्वल टू क्या जाएगा, V इजक्वल टू Q बाई सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से इक्वेट कर दिए भाई, ये भी V है और ये भी V है, तो क्या जाएगा तुम्हारा Q बाई सी, Q यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र लगे हुए हैं तो उनकी धारिताओं का जो संयोजन है वो इस तरह 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें आप लोग। क्लियर है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, आंशिक रूप से है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निर्गमित कीजिए। ठीक है, जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, क्या चीज, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, चलिए कितना टाइम हो गया, 21, 33। चलिए, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप समांतर प्लेट संधारित्र लीजिए, ये है। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग भर देते हैं कोई के परावैद्युत पदार्थ वाला, के परावैद्युतांक वाला कोई हम यहाँ पे पदार्थ भर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ मान लो माना किसी संधारित्र की दो प्लेटें P1 व P2 हैं। ये P1 कर लो, ये क्या कर लो, P2 कर लो, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, व उनके बीच, व प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत, स्मॉल मोटाई का के परावैद्युतांक, के है ना, आंशिक के परावैद्युतांक की एक प्लेट रखी गई है, एक प्लेट क्या की है, रखी गई है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो पार्ट हो गया, एक तो एयर का हो गया, ये एयर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये एयर हो गया। इतने में तो ये टी है, और अगर इसकी बात करें तो डी माइनस टी वाले में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, तो दो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ठीक है,
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विभव निकाल लेते हैं इनके बीच का। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इनका विभव V है, तो अगर हम वायु में, ठीक है, क्या करेंगे, वायु में विभवांतर, ठीक है, V नॉट में बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, V नॉट है ना। तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, E नॉट। अब यहाँ पर कितने में भरा हुआ है भाई, ये D है, और D में T माइनस कर दो, यानी D माइनस टी, V इक्वल टू E नॉट D माइनस टी। और VK कितना हो जाएगा, VK मतलब यहाँ पर इनके बीच परास में, तो क्या कहते तुम्हारा VK इक्वल टू तुम्हारा EK, है ना, EK मैं कर दे रहा हूँ, और D माइनस टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, T हो जाएगा, EK इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं, चलिए। तो आपका ये हो गया V इक्वल टू ई डी और V इक्वल टू में, तो टोटल V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट प्लस VK, V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट प्लस VK हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कर लीजिए V नॉट कितना है तुम्हारा, V नॉट होगा तुम्हारा E नॉट D माइनस टी, और यहाँ पे हो जाएगा EK इंटू कितना T। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा V हो गया, ठीक है, पोटेंशियल आ गया, इनके बीच में क्या आ गया, इनके बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया, प्लेटों के बीच पोटेंशियल, है ना, यहाँ पे देखो, प्लेटों के बीच विभवांतर, वायु में विभवांतर व परावैद्युत पदार्थ में, किसमें, परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, देखिए, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका भी। अब यहाँ पर क्या, E नॉट और EK, आपको पता है इसको समीकरण फर्स्ट मान लो चाहो तो, E नॉट कितना होता है, E नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। दो प्लेटों के बीच क्या होता है, दो प्लेटों के बीच जो आपका क्या होता है, आपका एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये होता है E नॉट। और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा EK कितना हो जाएगा, EK हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, E नॉट के स्थान पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये इन दोनों को वैल्यू दो यहाँ पे, तो V इक्वल टू E नॉट के स्थान पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना D माइनस टी, और प्लस EK की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना T, ये आपको पता होगा ना, ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना। यहाँ पे दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चलो, तो ये आपका हो जाएगा तुम्हारा, तो V इक्वल टू होता है ना, दो प्लेटों के बीच, एक प्लेट के कारण क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेटों के बीच में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपॉन A, तो क्या जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को यूज़ किया है मैंने, ठीक है। अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो वहाँ पे K आ जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसी से निकाला गया है। यहाँ पे Q कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट कितना बच रहा है, D माइनस टी, प्लस यहाँ पे T बच रहा है, और बटे में कितना K बच रहा है, ये भी आ गया। अब ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको कर देंगे, ठीक है। तो धारिता कितना हो जाएगा, संधारित्र की धारिता, ठीक है, C इसका Q अपॉन V रख दो, Q, V का मान कितना है, ये रख दीजिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बाई K, तो इसको Q क्या हो कैंसिल, A ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बटे C इज इक्वल टू D माइनस टी प्लस T बाई K, दिस इज द फॉर्मूला एप्सिलॉन A, ठीक है। क्लियर है,
इसको आगे कर लो, एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है, नोट डाउन कर लें। यही क्या है, संधारित्र की धारिता है। क्या है, संधारित्र की धारिता है। क्लियर है, कर लें आप लोग। कर लें, मैं एक डाल दूं। कुछ पूछना है इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो परिभाषा तो आप लोगों को पता होगा, मुझे तो याद नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। चलिए, तो क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 7 है, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, कि परिभाषा दीजिए, कॉमा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालक में, एवं विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित कीजिए, में कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है पहले इसको जान लो। विशिष्ट प्रतिरोध होता है सिग्मा इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँ सिग्मा इक्वल टू ई बाई जे। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे क्या है, धारा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से आप डेफिनेशन याद करिए कि किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध ई अपॉन जी हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, फॉर्मूला दिया सिग्मा स्क्वायर टू ई अपॉन जे, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यदि मान लेंगे, यदि चालक तार की लंबाई क्या मान लें, एल, व परिच्छेद क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए हो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई एल है ना, और आपका कहाँ गया जे, जे स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, बताइए, धारा घनत्व जे स्क्वायर टू आई अपॉन ए, दोनों वैल्यू रखो, तो सिग्मा स्क्वायर टू हो जाएगा तुम्हारा ई, ई के स्थान पे V बाई एल और आई के स्थान पे आई बटा ए। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर V बाई एल हो जाएगा इंटू आई बटा ए हो जाएगा। ठीक है, सही है, नहीं सही है, V अपॉन आई और ए ऊपर गया
और बटे में कितना L, ठीक है। अब चूंकि V बाई आई है क्या, बिकॉज V अपॉन आई है क्या, वो R है, तो इसके स्थान पे क्या कर देंगे R कर देंगे। तो यहाँ सिग्मा नहीं रो, इसको हम रो से निरूपित करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा R इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल कितना आएगा, रो इंटू एल बाई ए। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V इज इक्वल क्या होता है आई आर, तो V अपॉन आई कितना R हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? सही है, R इज इक्वल टू एल बाई ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कुछ पूछना है इसके अंदर? ये हो गया। अब बात क्या पूछ रहा है, कह रहा है विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है। अब विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट जो चालकता होता है, विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और इसको किससे निरूपित करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो संबंध पूछ रहा है, संबंध स्थापित कीजिए, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में, है ना। तो संबंध तो क्या जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये आपका हो गया। क्लियर है? कुछ पूछना है तो ये संबंध है, नोट डाउन कर लें आप लोग। हटा दूं? हाँ सॉरी, मैं मात्रक लिखना भूल गया, तो आप लोग मात्रक जरूर लिख लीजिएगा। और आप लोगों को लिखना तो आता है मात्रक, है ना। मात्रक जरूर, कोई फॉर्मूला लिखिए या भी कुछ भी लिखिए तो उसका मात्रक जरूर लिख दिया करें, है ना, क्योंकि उससे नंबर नहीं कटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे, माना कोई चालक है जिसमें धारा आई, है ना, माना किसी चालक में, ठीक है, माना कि चालक में टी समय में, टी सेकंड में, है ना, टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में धारा कितनी जाएगी, चालक में उत्पन्न जो धारा होगी वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी के आगे हम लोग करेंगे कि मान लेंगे, अब यहाँ पर क्या है कि ये मान लो चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है, और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ये ए है, और टी सेकंड में, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी कितनी है, अनुगमन वेग वीडी है। तो मान लेंगे कि माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। भाई सिंपल सी कि हम लोग क्या करें, क्या धारा निकालना चाह रहे हैं और अनुगमन वेग संबंध निकालना चाह रहे हैं। तो धारा
इसको तो क्या क्यू बाई टी होता है, क्या होता है क्यू बाई टी होता है। तो हम आवेश निकाल लेंगे कि टी समय में कितना आवेश यहाँ से निकल रहा है, इस फॉर्मूले में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। धारा, मेन चीज़ हमको धारा निकालना है, धारा निकाल लें। और धारा कैसे, क्यू बाई टी, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला दिया है क्यू बाई टी। तो क्यू निकालेंगे हम लोग कि कितना आवेश टी सेकंड में यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो संख्या क्या है, हमारा चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की कितनी है, n है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर मान लो हाँ n है, वाह, इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो क्या, अनुगमन वेग vd है। अनुगमन वेग क्या है, vd है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर हम बात करें कि t सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहे हैं, तो t सेकंड में चलिए दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है vd, समय कितना है t। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी vd इंटू टी है। बस सिंपल बात है, vd इंटू टी हो जाएगी। या फिर एक सेकंड कर सकते हो, एक सेकंड में की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर एक सेकंड की बात करें तो ए भी, अगर धारा की बात करें एक सेकंड की बात करें, है, तो यहाँ पर vd इंटू ये दूरी कितनी vd हो जाएगी। तो अगर इसका क्षेत्रफल कितना a है, तो ये आयतन कितना हो जाएगा, ये जो आयतन हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा vd इंटू ए। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। तो एक सेकंड में कर लेते हैं, यहाँ टाइम क्या करते रहा मैं, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में है ना, एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी भाई, आयतन कितना है, इतना है VdA है भाई, एक सेकंड में इतना आयतन कवर कर रहा है, मतलब कि उतने आयतन में भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ की बात कर, एक सेकंड में इतना आयतन बन रहा है, और इस आयतन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ने मान रखा है कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो जब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतने आयतन में कितनी हो जाएगी, n को इससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा तुम्हारा n इंटू vd इंटू ए। क्लियर है, n vd a हो जाएगा, क्लियर है। अब ये एक सेकंड में हो गया, हमको निकालना क्या है, हम t सेकंड में कर रहे हैं, तो t सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a vd इंटू कितना t हो गया। अब इतने आवेश t सेकंड में क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो आवेश कितना हो जाएगा, तो t सेकंड में प्रवाहित आवेश या गुजरने वाला है ना, आवेश q इक्वल टू क्या होता है, ne, आपको तो पता ही है q इक्वल टू क्या होता है, ne। n आप निकाल चुके हो, यहाँ पे n क्या कैपिटल कर दे रहा हूँ, ये कैपिटल मान लो, तो ये आपका ne, तो क्या जाएगा n a vd इंटू टी इंटू कितना e। ये आ गया कुल आवेश जो t सेकंड में यहाँ पे क्या कर रहा है, गुजर रहा है। हमें निकालना क्या है, धारा, ठीक है। तो चालक में t सेकंड में चालक में उत्पन्न धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू क्या ये है, स्मॉल n a vd t इंटू कितना e, टी क्या हो गया, कट गया, तो I इज इक्वल होगा n e a vd। यही क्या है, रिलेशन है किसमें, अनुगमन वेग vd और धारा में, धारा और अनुगमन वेग में यही क्या है, संबंध है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसका यूज़ I इज इक्वल टू n e a vd का यूज़ हम लोगों ने ओम के नियम के में जो प्रूफ करने वाला था उसमें क्या क्या था, हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कौन सा, ओम का नियम वाला, जो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसमें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है, ठीक है, कुछ समय तक धारा भेजी जाती है। एक अन्य प्रतिरोध, ठीक है, अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए R इज इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R2। क्लियर है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर। चलो, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, R1 प्रतिरोध की कुछ समय तक धारा भेजी जाती है, एक अन्य प्रतिरोध R2 उतने समय तक धारा भेजी दोनों, ठीक है। चलो, अब यहाँ ऊष्मा की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। क्लियर है। चलिए अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, R तो इसमें है नहीं, V। चलिए, पोटेंशियल समान होगा मेरे ख्याल से सेल का। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, I, इसको आप कहते हैं V स्क्वायर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे V के स्थान पे कर दो I इंटू आर इंटू आई, तो P स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। क्या हो गया, P स्क्वायर टू आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ किया जाएगा तो R1 प्रतिरोध के लिए भाई आई की बात करें तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, और उसका कितना स्क्वायर इंटू कितना R इंटू कितना R। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें हम लोग, कुछ मिलना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या मिलता है, या फिर V, चलो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे R1 के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए, चलिए, तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि दोनों में P1 जो जाएगा तुम्हारा, P1 जो हो जाएगा तुम्हारा भाई E, सेल सेम ही रहेगा, एक सेल इसका आंतरिक सेल सेम है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा R1 प्लस R इंटू कितना R, और यहाँ पे कितना स्क्वायर, यहाँ पे कितना स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा R1। अगर P2 की बात करें तो P2 इसका E स्क्वायर अपॉन R2 प्लस स्मॉल r उसका स्क्वायर इंटू कितना R2। भाई दोनों सेम बोल रखा है, तो यहाँ दोनों सेम कर दो, तो जाएगा तुम्हारा E1 स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R उसका स्क्वायर इज इक्वल टू R2 प्लस R, इसका स्क्वायर जाएगा, है ना। क्लियर है। और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा, यहाँ R1 है, यहाँ कितना है R1 है, और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा E स्क्वायर अपॉन ये R1 सॉरी, और यहाँ पे कितना R2 प्लस स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा R2। देखो E1 स्क्वायर E स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है
कैंसिल आउट हो रहा है, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो R1/R1 प्लस R उसका स्क्वायर इज इक्वल टू R2 प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे स्क्वायर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। R=R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर है ना, R1 प्लस R2। यदि R1 ठीक है चलिए R=R1 प्लस R2। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलें, बिना ब्रैकेट खोले तो कुछ काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे R1 कर लो, यहाँ पे R2 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू R इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका R2 और यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 इधर क्या R1 इंटू R, सही है। और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा, इधर जाएगा तुम्हारा हाँ R2 स्क्वायर R, कहीं गलती तो नहीं है। चलिए ब्रैकेट ओपन करो तो R2 स्क्वायर R1 R स्क्वायर 2R1 R2 इंटू R, यहाँ पे R1 और R2 स्क्वायर, यहाँ पे कितना जाएगा R2 इंटू R स्क्वायर 2R1 R2। ये तो गया काम से, ये क्या हो गया, ये गया काम से। R को स्मॉल r को उठा के एक जगह लेके आओ, इसको उठा के ले जाओ इधर, तो R1 R स्क्वायर माइनस R2 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको उधर लेके आया मैं, इसको उधर भेज दो तो कितना जाएगा R1 R2 स्क्वायर R1 R2 स्क्वायर उधर लेके जाओ तो माइनस R1 R2 स्क्वायर, दोनों सेम लग रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ है। R1 R2 स्क्वायर और R2 R1 स्क्वायर, सॉरी R2 R1 स्क्वायर R2 R1 स्क्वायर, और ये आपका आ गया R1 और R2 स्क्वायर। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। अब यहाँ से स्मॉल r कॉमन लो, जब स्मॉल r कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा R1 माइनस R2 वो यहाँ पे कितना है R1 और R2 कॉमन लोगे तो बचेगा R1 माइनस R2। ये क्या हो गया, उड़ गया, तो R स्क्वायर इक्वल टू R1 R2, तो R स्क्वायर टू जाएगा अंडर रूट R1 R2। मेरे ख्याल से यहाँ पे अंडर रूट R1 एक बार चेक कर लो क्वेश्चन, सॉरी तो यहाँ क्वेश्चन प्लस में नहीं है, इनटू में R1 R2, तो ये आपका आ गया। क्लियर है, कुछ पूछना है तो कुछ नहीं, मैंने ऊष्मा का फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, P इक्वल टू V इंटू आई से, V के स्थान पे आई आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है। इसका मान मैंने यहाँ फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले में रखने के बाद चूँकि बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि ऊष्मा इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो अब वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि यहीं पे स्टॉप कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे और इसको भी देखिए, और आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।